स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। सतीश जी, आपका इंटरव्यू बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। 37 साल का ये सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपने ये कहें कि राजनीति की पाठशाला जिसका पहला कदम रखा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर कैसा रहा? मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो विद्यार्थी परिषद के वो दिन तो एक किस्म से किसी विद्यार्थी के जीवन की जब शुरुआत होती है तो उसके संस्कारों का निर्माण कैसे हो, छात्र राजनीति में उसकी दखल कैसे हो। 10 बरस 1982 से 92 तक एक ऐसा काल था जिसमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला। आंदोलन क्या होता है, रचनात्मकता क्या होती है और राजनीति क्या होती है। मुझे लगता है कि वो 10 बरस ऐसे स्वर्णिम काल थे जिसमें मुद्दों की समझ और देश के और समाज के प्रति सोच जिसने एक किस्म से विकसित किया। और इसलिए आज मैं जो कुछ हूँ राजनीति में, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसमें विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन का बड़ा योगदान है, क्योंकि उसी के जरिए विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति का जो पहला अध्याय था वो सीखा, समझा और उसी तर्ज पर चले। तो बाद में कालांतर में युवा मोर्चा में काम करने के लिए एक ऊर्जा मिली, दिशा मिली और वही दिशा एक लंबे समय तक काम करने के लिए धीरज दिया। उसने निष्ठा, प्रतिबद्धता को और ज्यादा पुष्ट किया। निरंतरता जिससे सीखी कि संगठन का काम और समाज का काम, इसमें निश्चित रूप से निरंतरता एक बड़ा कारक है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि उसके बाद जब 1992 में युवा मोर्चा के माध्यम से जब मैं प्रत्यक्ष राजनीति में आया तो लगभग यही कालखंड रहा। लगभग 2000 तक लगातार मैं काम करता रहा युवा मोर्चा के माध्यम से, फिर 2004 तक किया। उसके बाद 4 से लेकर लगातार फिर मैं पार्टी की मुख्यधारा में सक्रिय रहा, राजनीतिक तौर पर भी और संगठनात्मक तौर पर भी। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर छात्र राजनीति से लग के और आज तक 37 वर्षों का जीवन, बहुत सारे अनुभव हैं जिसमें, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि शुरुआत जब करी थी तब ये सोचा नहीं था कि मैं एक छोटे से किसान के घर में पैदा हुआ, सामान्य तौर पर विद्यार्थी परिषद का एक साधारण कार्यकर्ता था, युवा मोर्चा में भी उसी रूप में काम किया, लेकिन इतने बड़े दल का और इतने बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बनूंगा, ये जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, ये उस समय मेरी कल्पना में नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से गर्व है और मैं ये मानता हूं कि पार्टी ने एक किसान परिवार के बेटे को और कार्यकर्ताओं में से पले बड़े किसी कार्यकर्ता को अवसर दिया है, तो हम सब के लिए ये गौरव का विषय जरूर। तो ये माना जा सकता है कि कहीं भी हो, कोई भी हो राजनीति में, अगर प्लेटफॉर्म मजबूत हो तो मुझे लगता है कि रचनात्मक कार्यक्रम ज्यादा ठीक किए जा सकते हैं, चाहे संगठन के लिहाज से हो, चाहे एक सोच हो, ये काम करने की प्रणाली हो। विद्यार्थी परिषद में जैसे आपने कहा कि 10 साल वहां पे आपने काम किया, तो एक वो प्लेटफॉर्म ग्रास रूट कहा जा सकता है उसे, या राजनीति की एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है, जहां से अगर कोई भी राजनीति में आए तो एटलीस्ट ग्रास रूट उसका मजबूत होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थी परिषद वैसे तो गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन क्योंकि छात्र राजनीति में काम करते हैं तो एक माध्यम है उसका। और बहुत सारे लोग आज जो देश में भी शीर्ष राजनीति में है, प्रदेश में भी है। लेकिन ये बात सही है कि किसी संगठन से जुड़ना और उस संगठन को निभाना, ये किसी व्यक्ति के लिए उसकी हैसियत को निश्चित रूप से बढ़ाता है। जिस पेशेंस का मैंने जिक्र किया, अक्सर राजनीति में लोग आते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन अपना धैर्य छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं, विचार से विमुख हो जाते हैं। तो इस राजनीति में निष्ठा का महत्व है, धीरज का महत्व है, काम का महत्व है। जी, एक ऐसा दौर चल रहा है अभी जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके सामने भी चुनौती है और देश की राजनीति में भी चुनौती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मैंने पढ़ा है, उनके 3rd वॉल्यूम में उसमें साफ लिखा हुआ है कि अवसरवादी लोग राजनीति में आएंगे तो उससे राजनीति का भला नहीं हो सकता। भारत के लोकतंत्र में विविधता है, एक मिश्रण है कि इसमें सब किस्म के लोग समाहित होते हैं। यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि अंगूठा छाप भी और कोई बहुत विद्वान व्यक्ति भी यहाँ समाहित हो सकता है। अनेक पृष्ठभूमि के, अनेक जाति बिरादरी के, अनेक मिजाज के लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। एक बड़ा समुद्र है भारत का लोकतंत्र और राजनीति। इसलिए स्वाभाविक तौर पर राजनीति में स्वार्थी और अवसरवादी लोग जो
लोकतंत्र में खूबियां हैं तो उसमें विकृतियां भी हैं। तो विकृति के नाते बहुत सारे लोग ऐसे लोग शामिल भी होते हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उसमें सफल भी होते हैं। अवसरवाद के आधार पर जो उपजे हुए नेतृत्व है वो बहुत अक्सर लंबा चलता नहीं है। लेकिन राजनीति की अभी जो पर्दे के पीछे की विकृति है या पर्दे के बाहर की विकृति है, उसमें अवसरवाद भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक तौर पर जब राजनीतिक दल होते हैं तो उनमें इस तरीके की कमजोरियां व्यक्तियों को लेके या परिस्थितियों को लेके होती है। फिर भी मैं ये मानता हूं कि जनता धीरे धीरे अब समझ बदली है और अवसरवाद का और अवसरवादियों का समय धीरे धीरे, मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे लोकतंत्र परिपक्व होगा, इस लोकतंत्र में यदि जिस तरीके की परिष्कार की जो संभावनाएं रहती हैं, उसमें लोकतंत्र जितना विकसित होगा, परिष्कृत होगा, उसी का हिस्सा है कि अवसरवाद भी बाहर जाए। अवसरवादिता को हम कहते हैं कि दल बदलू लोग खासकर, या जो पार्टी बदल करके आ जाते हैं उनसे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आती है सामने, अवसरवादिता के साथ साथ महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, अपेक्षाएं होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आदमी का फिर लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाएगा। यहाँ शॉर्टकट मेथड, जैसे हम एटीएम से फिर डालिए कार्ड और अपना कैश निकालिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे टिकट मिले और टिकट मिल गया मैं जीत जाऊं, जीतने के बाद मेरा मंत्री भी बनना चाहिए। एक ये राजनीति में ट्रेंड चल गया सभी पार्टियों में। देखिए, जो अवसरवाद की बात आपने करी, उसके बाद दूसरा कारण है महत्वाकांक्षा। और राजनीति में स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षा राजनीति का एक कारण है। उसमें लोग, महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो राजनीति नहीं होगी, लेकिन महत्वाकांक्षाओं की एक मर्यादा है। इसलिए मैं ये देखता हूं कि पुराने समय में राजनीति में प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब नई पीढ़ी के लोग खूब आए हैं तो उनमें प्रतिस्पर्धा भी है, महत्वाकांक्षा भी है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा कई बार ही देखने को मिलती है। लोग शॉर्टकट भी ढूंढते हैं। पार्टी में जुम्मा 4 दिन होते हैं तो ये सपने रखते हैं कि पार्टी में शरीक हो जाएं, टिकट मिल जाए, मंत्री बन जाए। लेकिन ऐसे लोगों को, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अवसर मिलता है। ये कुछ लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता पे किस तरह का असर पड़ता है? क्योंकि आप एक वर्कर रहे हैं, देखा भी आपने। स्वाभाविक है, एक नकारात्मकता पनपती है, लोगों का मनोबल भी कमजोर होता है। पर ऐसे अपवाद होते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति को अवसर मिल जाता है तो उस क्षेत्र को या परिस्थिति विशेष में उसका जिक्र जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज भी रिफाइन हो जाती है। जी, आपने पदभार ग्रहण किया, बड़ा अच्छा एक समारोह रहा, काफी लोग आए भी उसमें। ये निश्चित रूप से आपके और संगठन के प्रति जो लोगों के बीच एक आपकी लोकप्रियता है उसको परिलक्षित करता है। लेकिन इस भीड़ लोगों की अपेक्षाओं के सामने एक चुनौती आपके सामने होगी, जिसमें हर व्यक्ति चाहता है कि सतीश पूनिया यूनिवर्सिटी टाइम से हमारे परिचित हैं, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से परिचित है, युवा मोर्चा के माध्यम से परिचित हैं, वर्षों से संगठन में हमारे साथ जुड़े हैं। हर व्यक्ति की अपेक्षा है वो आपसे भी होगी, तो कार्यकारिणी एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। ये मैंने कल जिक्र किया इस बात का कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि 3 पीढ़ियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। बहुत जो हमारे पहली पंक्ति के लोग थे उनके साथ में काम किया, जो मिडिल एज के हमारे साथ के लोग थे, मेरे बाद के जो लोग हैं जिनके बच्चे राजनीति में हैं या समाज में कहीं काम करते हैं, उनसे मेरा जुड़ाव है। तो एक किस्म से भावनात्मक जुड़ाव 3 पीढ़ियों से मेरा है, इसलिए उनकी अपेक्षा भी स्वाभाविक है। और जब परिवार बड़ा होता है तो अपेक्षाएं भी स्वाभाविक हैं, लेकिन अपेक्षाओं को साधना ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं चुनौती होती है, क्योंकि उसी तरीके का परिवार भाव, उसी तरीके का समय नियोजन, उसी तरीके का उनसे आचार विचार, तो ये जरूर है। लेकिन मैं, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए कोशिश करूंगा कि मैं सबके साथ एक संतुलित सा व्यवहार करूं, कोशिश करूं कि उनकी जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करूं, समय दूंगा, परिश्रम करूंगा। इसलिए उसके लिए जो यथायोग्य मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। जी, क्या चुनौती मानते हैं सबसे बड़ी अभी आप? क्योंकि बिना चुनौती के कोई काम करने का मजा भी नहीं आता। चुनौती तो मैं राजनीतिक तौर पर तो इसलिए नहीं मानता कि राजस्थान पार्टी के लिए वैचारिक रूप से एक स्थापित प्रदेश हो गया। राजनीति में चुनाव की हार जीत का पक्ष अलग है, लेकिन वैचारिक रूप से एक बड़ा जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी का आज दिखता है। एक बड़े समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज ये दिखती है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जब कोई भी मिशन वो आधा अधूरा नहीं होता, उसके लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता है। आज हम लोग ग्रास रूट से लेकर प्रधानमंत्री तक, शीर्ष तक, संसद तक हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ चुनौतियां साफ तौर पर दिखती हैं। हमें लोकसभा में 1,96,00,000 वोट मिला, 1 करोड़ से ऊपर हमारी सदस्यता हुई, और बहुत जगह हम लोग शहरी एरिया में निकायों पर काबिज हैं, पंचायती राज में हमारी दखल है,
लोकसभा विधानसभा में हमारा जो परिणाम है अपेक्षाकृत अच्छा रहा। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि जो मैंने कहा, अब हमारा मिशन ये रहेगा कि 2023 ये उसके बाद राजस्थान में जो धारणा चली है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, हर बार बीजेपी आए, क्योंकि इस प्रदेश को जो नुकसान हुआ पिछले 55 वर्षों में, उसमें बुनियादी विकास ठप हुआ, केंद्र में दूसरे दल की सरकार होने के कारण वहां जिस तरीके के विकास की जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं हुई। हम लोग केंद्र की तरफ से बहुत प्रायोरिटी पे नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अब एक ऐसी रणनीति हम लोग तैयार करें कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक एक राजस्थान में बीजेपी को अजेय बनाएं, ये हमारी कोशिश रही। हर बार एक सोच सामने आती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए। नेता जो राष्ट्रीय स्तर से आते हैं उनका भी अनाउंसमेंट होता है, कार्यकर्ताओं को काफी उत्साह भी पैदा करते हैं। लेकिन 1998 के बाद ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कोशिश मुझे लगता है कि हर बार की जाती होगी, कहां कमी रहती है? कुछ रहती है, कुछ प्रबंधन की, कुछ तात्कालिक मुद्दों की, परिस्थितियों की। क्योंकि इस बार का एक बड़ा उदाहरण है कि देश में मोदी जी के प्रति लोगों की निष्ठा पूरे तरीके से, विश्वास जो भरोसा है वो स्थापित हो चुका था। और 2014 जैसे ही मिजाज लोगों का 19 में था। उससे पहले की विधानसभाओं का जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि लगातार 3 टर्म से सरकार थी वहां पे, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ नाराजगी पैदा हो जाती है। लेकिन बहुत कम मार्जिन, मतलब 7, 8, 10 सीटों का फर्क था। राजस्थान में अंतर ज्यादा रहा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि लगभग 10 सीटें ऐसी थी जो हम लोग, 1 दर्जन सीट ऐसी थी जो 1000, 2000, 3000 इस मार्जिन से हम लोग हारे। लेकिन बड़ा मामला ये रहा कि मैं ऑब्जर्व करूं तो केवल 0.5% और 1.5 लाख मतों का अंतर रहा। ये अंतर आराम से दुरुस्त किया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा इसमें दांव खेला। किसानों को ये कहा कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो पूरा कर्जा माफ करेंगे। तो राजस्थान में लगभग 60 लाख के लगभग किसान है, एक बड़ी बिरादरी है। तो 60 लाख का मतलब बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरीके से नौजवानों को ये जन घोषणा पत्र में कहा कि हम यदि सत्ता में आए तो 3000 रुपये भत्ता हम लोग देंगे। तो ये दोनों कारण ऐसे थे कि जिसमें ये 1.5 लाख वोट आराम से इस प्रभाव में निश्चित रूप से गए ही होंगे। तो कांग्रेस ने झूठ बोल के सत्ता तो हासिल करी, उसका हमें नुकसान ये हुआ कि हम बाहर हो गए और वो सत्ता पे काबिज हो गए। लेकिन बीजेपी की मैं कई कमजोरी और कमी देखता नहीं। कुछ तात्कालिक मुद्दों की, जैसा मैंने जिक्र किया, केवल यही मुद्दे थे कि जिसके कारण जनता में भ्रम हुआ और कांग्रेस को उसका लाभ मिला। बाकी कांग्रेस की सरकार बाय डिफॉल्ट आई है। उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा परिश्रम या कांग्रेस के प्रति लोगों का अनुराग हो गया हो या बीजेपी को खारिज कर दिया हो। यदि ऐसा हुआ होता तो हमारी 72, 73 सीट्स नहीं आती। तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी भी लोगों की इक्वली पसंद थी, मार्जिन का मैंने बताया ही है। तो संयोगवश ही सरकार आई है। उसमें सरकार में कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा लोगों का अनुराग रहा होगा, ऐसा नहीं। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। हमारे साथ हैं भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सतीश पूनिया जी। सतीश जी, आने वाले दिन राजनीति, चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं और आने वाले दिनों में बाई इलेक्शन, लोकल बॉडीज और पंचायती राज, 3 चुनाव आपके सामने हैं। आपने मन से कार्यकर्ताओं का आह्वान भी किया कि इनमें मजबूती से लगना है। किस तरह की स्थिति देख के चलते हैं आप? देखिए, एक चीज तो साफ तौर पर दिखाई देती है। हालांकि ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है उसको सामान्य तौर पर उपचुनाव में, निकायों, पंचायती राज में लाभ मिलता है। कांग्रेस इस बात के लिए कुख्यात है कि वो सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग करती है, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित करती है। और ये अभी कई जगह दिखा है कि इन दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर, खासतौर पर मंडावा में, नर्सिंग स्टाफ से लेकर तमाम इस तरीके के महकमों में बड़े पैमाने पर तबादले किए। लोगों को उस तरीके से उपकृत करने की भी कोशिश की, प्रभावित करने की भी कोशिश की। दूसरा, जब उनके पास सत्ता होती है, सरकारी मशीनरी होती है, उसका दुरुपयोग भी होता है। इसलिए एक एज उनको रहती है कि भाई उनको लाभ इसका है। लेकिन मैं ये मानता हूं, कभी दोनों क्षेत्रों में गया हूं, इस 10 महीने की सरकार में जिस तरीके की अराजकता हुई, लोगों में जो निराशा है और जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, सामान्य तौर पर वो 3 साल 4 साल में पनपती है और एक मुखर विरोध दिखता है।
जमीनी स्तर पर। लेकिन इस सरकार के खिलाफ 10 महीनों में जिस व्यापकता से ये विरोध दिखा है वो एक बड़ा कारक बनेगा कांग्रेस की हार का। अभी बीजेपी कोई भी इश्यू हो उस पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे या मोदी साहब का नाम लेकर के वोट मांग रही है, और लंबे समय तक यहाँ सरकार ऐसी कोई उपलब्धि नहीं जिसके आधार पे हम कार्यकर्ताओं को जनता के बीच भेज सकें कि हमने ये काम किया था, जो भी आज जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, राजनीति में दल का अपना एजेंडा भी होता है, लेकिन उस एजेंडे के पीछे पालन करने वाले उसके नेतृत्व का एक फेस होता है, उस फेस की एक वैल्यू होती है। तो उनका व्यक्तित्व कृतित्व ये किसी भी दल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं, बड़ा कारक होते हैं। आज उससे पहले वाजपेयी जी हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी कभी इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांगती थी। तो जो नेता है, जो सेनापति है, सरदार है, उसके व्यक्तित्व कृतित्व का निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार होता है और जनता भी उसको ठीक से परखती है। इसलिए उनके नाम को, उनकी ब्रांडिंग यदि होती है, उनके नाम पर यदि वोट मांगे जाते हैं तो मैं उसको गलत नहीं मानता। भगत सिंह जी की जो सरकार थी वो इक्वली पॉपुलर गवर्नमेंट थी, और उस सरकार ने राजस्थान में विकास की एक नई शुरुआत करी थी। वसुंधरा जी के 3 से 8 का और 13 से 18 के शासनकाल में ऐसी बेशुमार उपलब्धियां थी जिनका जिक्र चुनाव में हुआ, और हम लोगों ने मतदाताओं को ये समझाने में भी हम लोग कोशिश की, कामयाब भी हुए। चाहे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो, गौरव पथ हो, जो श्रमिक कार्ड है, इस तरह की अनेकों योजनाएं थी जिसके कारण मतदाताओं तक हमारी बात पहुंची, और मतदाताओं ने, वरना जो सट्टा बाजार था, राजनीतिक विश्लेषक थे, वो तो बीजेपी को बहुत नीचे मानते थे, 30-40 ऐसी सीटें गिनाते थे। हम लोग यदि 70 से ऊपर आए तो निश्चित रूप से उसमें कारण रही हमारी सरकार की उपलब्धियां भी रही। कल बड़ी चर्चा रही, वसुंधरा जी नहीं आई, उन्होंने अपना संदेश भेजा, और अंदर खाने में लोग ये चर्चा है कि सतीश जी को अगला फेस मान के चल रहे हैं राजस्थान का, इस वजह से वो नहीं आ पाए। देखिए, नेता की अनुपस्थिति बहुत बड़ा कारण नहीं होती, क्योंकि उस अनुपस्थिति के दूसरे अनेक कारण भी होते हैं, लेकिन उसका केवल राजनीतिक कारण नहीं होता है। वो पहले से इंगेज थी, ये प्रचारित था पहले से ही। मेरी मुलाकात मेरी घोषणा से 1 दिन पहले उनसे हो चुकी थी, और जब यहाँ आएंगे तो भी मुलाकात होगी। तो मुझे लगता नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति को कोई राजनीतिक तरीके से उसका कोई आकलन किया। एक बात कही आपने मंच के जरिए कि जल्दी एक बड़ी खुशी आने वाली है राजस्थान के अंदर, वो खुशी जानना चाह रहे थे, किस तरह की खुशी? कार्यकर्ताओं ने कहा कि जल्दी एक खुशी के बीच हम रहेंगे। मैंने ये कहा कि उनको 2023 हमारा मिशन है कि जब हम 2023 में बीजेपी को सरकार बनाकर उसको अजय बनाएं। लेकिन सरकार की, आज की सरकार की जो मौजूदा स्थिति है उसको देख के नहीं लगता कि सरकार लंबी चलेगी, क्योंकि पूरे तरीके से वित्तीय प्रबंधन के तौर पे फेल हो गई। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी अराजक है कि ये संशय होता है कई बार ये सरकार चलेगी कैसे। ये 5 साल में डाउट लग रहा है। ये सरकार दिल्ली में भी 2 गुटों में है, जयपुर में भी 2 गुटों में है, और नीचे भी 2 गुटों में है। पूरी इक्वली डिवाइडेड पार्टी है। विधायकों में बड़ी दहशत है, और उसी कारण से मुख्यमंत्री जी को लगा कि उनकी कुर्सी अस्थिर है, तो उन्होंने बीएसपी के लोगों से साठगांठ करी। ये एक इंडिकेशन है कि सरकार अंदरूनी तौर पर कमजोर है। कमजोर सरकार कब गिर जाए, कब हिट विकेट हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो बीजेपी हर परिस्थिति को देख के चल रही है। हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन एक अनुमान है कि कमजोर सरकार, कमजोर व्यक्ति, कोई भी कमजोर चीज कभी भी गिर सकती है। बीजेपी में नेता हमेशा ये कहा करते थे कि प्रतिपक्ष की मजबूती लोकतंत्र में बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जो पार्टी में ट्रेंड चला है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कि ज्यादातर जगह भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। वैचारिक रूप से तो 2 दल दिखाई देते हैं कि क्योंकि इस देश में एक जो साम्यवाद का जो एक विचार था वो विदा हो गया, लोगों ने इसको नकार दिया। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ऐसे लगता है कि उस विचार को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा विचार कांग्रेस का था। कांग्रेस भी कोई इस तरीके का व्यापक विचार नहीं था। कांग्रेस एक आंदोलन था जिससे बहुत लोग जुड़े थे, और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने ये इच्छा जाहिर की थी इसको लोक सेवक संघ बना दें और ये सामाजिक काम करे, सत्ता से दूर रहे। लेकिन नेहरू जी अति महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने दल की शक्ल दी और खुद काबिज होने के लिए। मुझे लगता है कि लेकिन वो फैसला गांधी जी का जो फरमान था वो कांग्रेस के लोगों ने, नेहरू जी ने नहीं माना, बाद के लोगों ने नहीं माना, और हिंदुस्तान की जनता ने साबित कर दिया कि विचार के तौर पर भी कांग्रेस अब हिंदुस्तान से अप्रासंगिक हो गई। 30 साल बाद
देश में एक क्लियर मेजोरिटी किसी पार्टी को मिली 2014 में मोदी साहब की नेतृत्व में। 5 साल का काम किया, काफी चर्चाओं में रहे, अपने एजेंडे को लेकर के भी आगे बढ़े। कई ऐसी चुनौतियां थी उनको पाट के भी रहे जो बीजेपी के एजेंडे चाहे 370 रहे। लेकिन आज भी बीजेपी की कोई भी मंच हो उस पर अपनी उपलब्धियों के साथ साथ जब तक गांधी परिवार कांग्रेस का जिक्र ना हो तो मुझे लगता है कि वो स्पीच अधूरा समझते हैं। कि किसी देश की उपलब्धियों के साथ साथ उसकी कमजोरियों का भी जिक्र होता है, और नेहरू गांधी खानदान इस देश के लोकतंत्र की भी विकृति थी और इस देश की भी कमजोरी थी, जिसको लोगों ने बरसों तक ढोया। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब कोई बीमारी होती है तो उसका पुराना इतिहास देखा जाता है, उसके बाद उसका इलाज होता है। तो स्वाभाविक तौर पर कमजोरी के तौर पर कांग्रेस का जिक्र स्वाभाविक ही होता है। जब आप आमेर से चुनाव हारे या आमेर से तैयारी कर रहे थे, मैंने एक पोस्ट पढ़ी आपकी, उसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे राजनीति से आपका मन उछट सा गया हो। ये बात कर रहा हूं मैं करीब 6 साल पहले की। तो वो मैं कई बार राज जानना चाहता था कि वो पोस्ट क्यों किया आपने। मुझे लगता नहीं कोई किसी प्रसंग में लिखी गई होगी, और सोशल मीडिया एक्सप्रेशन का एक जरिया है। लेकिन आपने उसमें जो और भी बहुत चीजें मैंने लिखी थी, मैंने उस हार की चुनौती को स्वीकार किया और ये भी लिखा था कि आंधी हो या तूफान हो मैं जीतूंगा, और मैंने जीत के साबित भी किया। किसी एक क्षेत्र में पूरे 5 बरस फोकस करके जन समस्याओं का समाधान, कार्यकर्ताओं की फौज, और वहां क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बीजेपी के मिजाज की कतई नहीं है, इसलिए इतनी पिछली बार की प्रचंड लहर में मुझे हारना पड़ा। लेकिन जब पार्टी की सरकार नहीं आई तब मैं जीता, तो निश्चित रूप से उसका कोई कारण था, उस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया। जब राजगढ़ से जयपुर आए सतीश पूनिया जी, क्या सोच के आए थे और कभी सोचा था कि मुझे राजनीति में आना है? मैं डॉक्टर बनने आया था, उसके बाद सेना में जाने का विचार था, उसके बाद मैं अच्छा वकील बनना चाहता था, वकील बना भी, डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर भी बना। लेकिन मैं नेता बनूंगा ये कतई नहीं सोचा था। जब छात्र राजनीति में आया तो दिशा बनती चली गई और यहाँ तक पहुंच गया। मैं बहुत नजदीक से देखता हूँ आपको, मेरे ख्याल में मैं जानता हूँ करीब 25 साल से बहुत अच्छे तरीके से। जब आप यूनिवर्सिटी में थे तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से हर पॉलिटिशियन किसी भी व्यक्ति के लिए खड़ा होता है। आज मुझे पता नहीं कि हम जब चर्चा कर रहे हैं आपने भोजन किया है कि नहीं किया है, लेकिन बाहर मिलने वालों की, सुबह से मिलने वालों की कोई टाइम नहीं होता, कोई फोन कर लेता है। ये वास्तव में मैं पेशेंस मानता हूं आप लोगों को, लेकिन बावजूद उसके फिर भी आज एक ठप्पा लगा है पॉलिटिशियंस पे कि पॉलिटिशियन चोर है, इस टाइप का है एक नेगेटिव जो सोच जनता के बीच में। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान का जनमानस मिश्रित सी सोच का व्यक्ति है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र और इससे बड़ी कोई पद्धति नहीं है। लोग मुगलों से, अंग्रेजों से, जागीरदारों से त्रस्त थे, लोकतंत्र आया, डेमोक्रेसी आई। लेकिन उसी डेमोक्रेसी से उपजी व्यवस्था का प्रश्न, जिसको लोग इन्वर्टेड कोमाज में कहें नेता कहते हैं या जनप्रतिनिधि कहें, उसको भरोसे के साथ बनाते भी हैं, उसी से नाराज और निराश भी होते हैं। उसी व्यवस्था से, जो व्यवस्था खुद ने निर्मित करी, उसी से नाराज भी होते हैं। लोग कहते हैं कि राजनीति काम की नहीं है, लेकिन उस राजनीति में शिरकत भी करते हैं, मतदान भी करते हैं, नारे भी लगाते हैं, जुड़ते भी हैं। जब अवसर पड़ता है तो उसके दरवाजे पर भी जाते हैं। ये कारण ये रहा कि 55 वर्षों तक एक पार्टी का एकमुखी शासन रहा, और उस शासन के दौरान जो एकाधिकारवाद पनपा, उसके कारण भ्रष्टाचार पनपा, जातिवाद को प्रश्रय मिला, गलत किस्म के लोग राजनीति में शरीक हुए, बिना टैलेंट के लोग आए, बिना कमिटमेंट के लोग आए, बेईमान लोग आए। राजनीति ने बेईमान नहीं किया, वो पहले से ही बेईमान थे, फितरत से ही बेईमान थे। उनको अवसर मिला लूटने का, तो लोगों ने केवल वही चेहरे देखे, वही लोग देखे, उसी को लोगों ने राजनीति और नेता मान लिया। इसलिए लोगों में एक निराशा थी। राजनीति का दौर 90 के दशक के बाद, वाजपेयी जी के आगमन के बाद धीरे धीरे बदला, क्योंकि वाजपेयी साहब की ऐसी सरकार थी जिसमें किसी एक मंत्री पर किसी तरीके के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था। वरना नेहरू जी के जमाने से लेकर राजीव गांधी के जमाने तक मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप, ब्यूरोक्रेट्स पर भ्रष्टाचार के आरोप। राजनीति में, लोकतंत्र में सुधारवाद की एक शुरुआत करी इलेक्शन कमीशन के जरिए टीएन शेषन ने, जो बाहरी दिखावटी और जो इस किस्म के खर्चे थे उन पर नियंत्रण किया, कुछ पाबंदियां लगाई, तो एक सुधार की शुरुआत हुई। तो लोग अपेक्षा करते हैं नेताओं से, राजनीति से, इस व्यवस्था से, उसमें बदलाव आए। और बदलाव के लिए जैसे कहा जाता है, कुछ लोग खोटा और कुछ लुहार खोटा,
इसमें नेता, राजनीतिक दल और मतदाता सबकी अपनी भूमिका है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीति का परिष्कार और नेतृत्व का परिष्कार और उसमें अच्छा नेतृत्व पनपना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। मैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करूंगा कि इस देश में मनोहर पर्रिकर जैसे लोग उन्होंने खड़े किए। इस देश में अनेकों एक ईमानदार नेताओं की धीरे धीरे इस किस्म की एक छवि विकसित हुई कि ईमानदार सरकार भी काम कर सकती है। और आज मोदी जी की सरकार पूरे 5 साल काम किए, इससे पहले की सरकारें या तो जेल में है या बेल में है। तो मुझे लगता है कि पहली ऐसी सरकार है कि जिसमें एक उन्होंने आदर्श स्थापित किया। अनेक प्रदेशों में बहुत अच्छी सरकारें काम करती रही। मैंने मनोहर पर्रिकर जी का जिक्र इसलिए किया कि वो एक आइकन हो गए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ और अपनी सादगी के लिए, और एक किस्म से देश में राजनीतिक तौर पर भी सुचिता के साथ काम किया जा सकता है। तो मुझे लगता है मैंने जिन विकृतियों का जिक्र किया उसमें एक विकृति अभी भी है, इसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है। और फिर भी मैं ये मानता हूं कि धीरे धीरे राजनीति में लोकतंत्र की अवस्था तो बढ़ी हुई है, लेकिन अभी लोकतंत्र को परिपक्व होना है, लोकतंत्र में अभी और परिष्कार होना है। तो जो जो राजनीति परिष्कृत होगी तब तक धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ता चला जाएगा, निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। तो ये बनी बनाई सी बात है, सुनी सुनाई सी बात है, लेकिन लोग इस पर व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। यदि चोर कहते हैं तो भरोसा भी उसी पर ही करते हैं। मुझे लगता है कि एक मिथक सा है, इसको धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है, टूटेगा, मेरा पूरा यकीन है कि अब जो लोग आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी के लोगों में देखता हूं कि 2 तरीके के लोग हैं। एक तो बहुत अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अच्छे टैलेंट के लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिनका कमिटमेंट राजनीति के प्रति, दलों के प्रति, देश के प्रति है। तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो है ये यदि ठान लेगी तो निश्चित रूप से राजनीति में बदलाव आ सकता है। चलिए, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप उस मंजिल तक जरूर पहुंचें और मकसद में कामयाब हो। और निश्चित रूप से राजनीति करवट ले रही है देश में और दुनिया में। कमिटमेंट नहीं था राजनीति में पहले, इसी वजह से ये कई तरह के शब्द जोड़े गए। और मुझे लगता है कमिटमेंट पूरा होता है तो सामने वाला विश्वास पैदा करता है, और यही विश्वास पैदा होना राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।